इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यानी औद्योगिक विवाद, इनके बारे में हम सबने सुना है। पर जब किसी फैक्ट्री में मालिक और कर्मचारियों के बीच हर तरह की बातचीत बंद हो जाती है, तब असल में होता क्या है? चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को ही समझते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहां स्ट्राइक होने ही वाली है। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई बात नहीं हो रही। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, जब काम करने की जगह पर इस तरह की डेडलॉक वाली सिचुएशन आती है ना, तो इसका असर सिर्फ उस फैक्ट्री तक नहीं रहता, पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। और बस यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कानून पिक्चर में आता है। और यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, जब सरकार बीच में आती है तो उसका काम किसी एक का साइड लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि काम ना रुके, देश में इंडस्ट्रियल पीस यानी औद्योगिक शांति बनी रहे। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर करती क्या है? ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? इसका पूरा फ्रेमवर्क, इसका ब्लूप्रिंट हमें मिलता है इंडिया के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में। इसी एक्ट में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। अब ये है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो सरकार यहाँ एक रेफरी का रोल प्ले कर रही है। वो खुद फैसला नहीं सुनाती, बल्कि विवाद को उठाकर एक सही जगह यानी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भेज देती है, ताकि वहाँ इसका निस्तारण हो सके। और इस एक्ट का सेक्शन 10 सरकार को एक बहुत बड़ी पावर देता है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? कि सरकार को डिस्प्यूट होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें सिर्फ आशंका भी है, यानी एप्रहेंशन, कि कोई विवाद हो सकता है, तो भी वो एक्शन ले सकती है। सोचिए, ये कितना प्रोएक्टिव मेजर है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि सरकार बीच में आएगी। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि ये मामला आखिर जाएगा कहाँ, किस अदालत में? इसके लिए भी ना सिस्टम में पूरी क्लैरिटी है। ऐसा नहीं कि कोई भी केस कहीं भी चला जाएगा। देखिए, अगर मामला किसी एक दो वर्कर का है या कोई टेक्निकल इश्यू है तो केस जाता है लेबर कोर्ट। वहीं अगर मामला बड़ा है, पूरी कंपनी के वेतन, सर्विस कंडीशन से जुड़ा है, तो उसे देखता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और अगर कोई विवाद इतना बड़ा है कि उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है, तो उसके लिए है नेशनल ट्रिब्यूनल। तो अब इस पूरे सफर को देखते हैं, एक छोटी सी अनबन से लेकर मामले के कोर्ट तक पहुंचने का ये जो पूरा रास्ता है, ये रेफरेंस का पाथ, ये बनता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले तो विवाद शुरू होता है, उसके बाद एक कंसिलिएशन ऑफिसर यानी एक सुलह अधिकारी दोनों पार्टीज के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है। जब ये कोशिश फेल हो जाती है, तब वो ऑफिसर सरकार को एक फेलियर रिपोर्ट भेजता है और इसी रिपोर्ट के बेस पर सरकार फैसला लेती है कि मामले को आगे कोर्ट या ट्रिब्यूनल में रेफर करना है या नहीं। तो मतलब साफ है, ये आखिरी हथियार है, पहली पसंद नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक कैच है। सरकार के पास ये पावर तो है, पर ये अनलिमिटेड नहीं है। ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसका मतलब है कि वो मनमानी नहीं कर सकते। उन्हें सोच समझकर आधार के साथ फैसला लेना होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी हुई है। 1960 का एक लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन। इस केस में साफ साफ कहा गया कि सरकार को रीजनेबली एंड ऑब्जेक्टिवली एक्ट करना होगा। मतलब उनके हर फैसले के पीछे एक आधार और निष्पक्ष सोच होने जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। तो आप सोचिए, जिस पल सरकार ने उस विवाद को रेफर कर दिया, उसी सेकंड से पूरे खेल के नियम बदल जाते हैं। इसके जो परिणाम होते हैं वो तुरंत और बहुत पावरफुल होते हैं। सबसे पहले उस कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन शुरू हो जाता है। अब दोनों पार्टीज, चाहे वो मालिक हो या कर्मचारी, कानूनी तौर पर उस कार्रवाई में भाग लेने के लिए बाध्य हैं, दे आर बाउंड। अब ये मामला उनकी आपसी बातचीत का नहीं रहा, अब ये एक लीगल प्रोसीडिंग बन चुका है। पूरा पावर डायनामिक बदल जाता है। और शायद इसका सबसे बड़ा और इमीडिएट असर ये होता है कि उस विवाद से जुड़ी कोई भी स्ट्राइक या तालाबंदी उसी पल से अवैध हो जाती है। बिल्कुल, इसका मकसद ये है कि पहले शांति स्थापित हो, कामकाज न रुके और मामले का फैसला कानूनी तरीके से हो, न कि सड़क पर जोर आजमाइश से। तो आइए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। इस पूरे सिस्टम का, इस रेफरेंस के कॉन्सेप्ट का आखिर मतलब क्या निकलता है? बुनियादी तौर पर ये जो रेफरेंस का प्रोसेस है, ये एक औद्योगिक संघर्ष को ताकत की लड़ाई से कानून की लड़ाई में बदल देता है।
मतलब अब फैसला इस बात पर नहीं होगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि इस बात पर होगा कि कानून क्या कहता है। ये एक तरह से शांति और स्टेबिलिटी लाने का जरिया है। लेकिन इस सब के बाद भी एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है, क्या ये सिस्टम सच में मालिक और कर्मचारियों के बीच पावर को बैलेंस करता है? क्या ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।